बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। पिछले क्लास में मैंने आपको ट्राइकोमोनियासिस डिजीज के बारे में बताया था, जो एक प्रकार का एसटीडी था। आज भी मैं एसटीडी के ही बारे में बताऊंगा, जिसका नाम होगा हेपेटाइटिस बी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हम लोग का हेपेटाइटिस बी। तो देखिए, यह एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यौन संचारित रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाएगी तो समझिएगा कि उसका लीवर क्या हो गया है, तो खराब हो गया है, वो प्रभावित हो गया है। सही है। अब देखिए, हेपेटाइटिस बी जो होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी मानव के शरीर में दो रूप में दिखाई देता है। यानी ये जो हेपेटाइटिस बी आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर में दो रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला रूप है एक्यूट हेपेटाइटिस बी। यानी एक्यूट माने तेजी से होने वाला हेपेटाइटिस। तो ध्यान दीजिए, कह रहेगा कि यह हेपेटाइटिस तेजी में होता है। यानी ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी है ह्यूमन बॉडी में तेजी से होता है, लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा जल्द ही क्या हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। देखिए, यानी आपका इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है होने के लिए तो तेजी में बॉडी में होता है, लेकिन ये शरीर में ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। आपके शरीर के इम्यून सिस्टम के द्वारा यानी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा ये डिजीज यानी एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो फेस है, ये फेस यानी ये डिजीज जल्द ही क्या हो जाती है, तो ठीक हो जाती है। यानी जल्द ही ठीक होने का मतलब 1 माह 1.5 माह यानी 6 माह के पहले ही ये डिजीज क्या हो जाती है, तो ठीक हो जाती है। किसके द्वारा? तो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम की मजबूती के कारण, यानी शरीर के इम्यून सिस्टम के कारण। चलिए अब दूसरे फेस में आते हैं। इसका दूसरा रूप होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। यानी इसमें अभी आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी जो होता है दो रूप में दिखाई देता है, तो दूसरा क्या है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या होता है, तो कह रहा है कि यह हेपेटाइटिस धीरे धीरे होता है। यानी जिस तरह आपका एक्यूट हुआ, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ जो तेजी में शरीर में फैला था, उस तरह यह नहीं फैलता है। यानी कह रहा है कि यह हेपेटाइटिस जो होता है शरीर में धीरे धीरे होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होता है वो धीरे धीरे होता है शरीर में। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसे ठीक करने में असमर्थ रहता है। यानी धीरे धीरे तो होता है, लेकिन जो हम लोगों के शरीर का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है, इस डिजीज को जल्द ठीक करने में असमर्थ होता है, यानी जल्द ठीक नहीं कर पाता है। इसी कारण ये बॉडी में यानी ये जो डिजीज है बॉडी में लंबे समय तक बना रहता है। यानी जल्द ठीक नहीं कर पाने के कारण ये हमारे शरीर में क्या होता है, यानी ये जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। जो लंबे समय तक बने होने के कारण ये डिजीज लीवर कैंसर उत्पन्न करता है। यानी शरीर तो प्रभावित है ही, इन्फेक्शन तो लीवर प्रभावित है। यानी लीवर जो है इन्फेक्शन हो गया है लीवर में, लेकिन अभी कैंसर का रूप धारण नहीं किया हुआ है। तो जब लंबे समय तक जब ये शरीर में बना रहेगा ये डिजीज यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी लंबे समय तक शरीर में बना रहेगा, तो क्या करता है, लीवर कैंसर उत्पन्न कर देता है। यानी उस व्यक्ति के शरीर में लीवर कैंसर हो जाता है, यानी उसके जो लीवर होता है वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। तो ये रहा आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ पात्र परिचय। अब हम हेपेटाइटिस बी में अगला पॉइंट देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट यानी कारक। यानी यह जो डिजीज है यानी हेपेटाइटिस बी नामक जो डिजीज है किस कारण से होता है, किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो आपको पहले ही बता दें आपको कि हेपेटाइटिस जो नाम आपको बार बार हम बोल रहे हैं, हेपेटाइटिस खुद एक वायरस है। हेपेटाइटिस खुद एक वायरस का नाम है और इसके अलग अलग स्ट्रेन हैं,
अलग अलग क्या है तो स्ट्रेन है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे करके इसके स्ट्रेन है। लेकिन हमको एसटीडी में आपको बताना है हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो हम हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेपेटाइटिस बी के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि यह एक एसटीडी है। तो देखिए आपको बता दें, कॉजेटिव एजेंट में कारक देखेंगे तो कह रहे हैं कि यह एक वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है, यानी यह एक वायरल डिजीज है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। कुछ देर पहले ही हमने बताया कि हेपेटाइटिस खुद वायरस का नाम है और वायरस का अलग अलग स्ट्रेन है जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी इस तरह का होता है। तो अब देखिए हमको पढ़ना है हेपेटाइटिस बी, तो हम हेपेटाइटिस बी का ही जिक्र करेंगे। तो कह रहे हैं कि यह एक वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इस तरह अगर हेपेटाइटिस सी होगा तो हेपेटाइटिस सी नामक वायरस से होगा, हेपेटाइटिस डी होगा तो हेपेटाइटिस डी नामक वायरस से ये बीमारी होगा। लेकिन हमको और सब बीमारी के बारे में नहीं जानना है, हमको सिर्फ हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना है, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यह एक वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। सही है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन, यानी संचरण। यानी ये जो आपका हेपेटाइटिस बी नामक डिजीज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है, कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, यानी कैसे फैलता है। तो देखिए कह रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है। यानी यदि कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी असुरक्षित यौन संबंध अपनाते हैं तो ये डिजीज उनमें होने की चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक ही इंजेक्शन का दूसरे व्यक्ति पर बार बार उपयोग से भी होता है। अब देखिए होता क्या है कि कोई डॉक्टर चाहे कोई एक ही इंजेक्शन है और एक ही इंजेक्शन का दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी देते हैं, यानी सुई वगैरह देना होता है तो एक ही इंजेक्शन का बार बार इस पर इसको भी सुई दिए, उसको भी दिए, उसको भी दिए, इस तरह देते चले जाते हैं। तो एक ही इंजेक्शन का बार बार उपयोग से भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होता है। तो फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए, इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक ही इंजेक्शन का दूसरे व्यक्ति पर बार बार उपयोग से भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को भी होता है। अब देखिए कह रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मदर, यानी कोई मां संक्रमित है, एसटीडी का शिकार है, चाहे चलिए हेपेटाइटिस का ही शिकार है, तो अगर ये इन्फेक्टेड है, इस माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, तो इस माँ से यह डिजीज उसके बच्चे में चली जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक। अब देखिए अगर मान के चले कि इस माँ के गर्भ में शिशु नहीं पल रहा है, शिशु जन्म ले लिया है, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो देखिए इस डिजीज का ट्रांसमिशन इस इन्फेक्टेड माँ से दूध के जरिए उसके बच्चे तक भी पहुंच जाती है। तो यहां पर इसका सीधा पॉइंट आपको बताया गया कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को भी होती है, यानी उसके बच्चे को भी हो जाती है, चाहे उसके बच्चे में भी पहुंच जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है कॉन्टामिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अब लीजिए कह रहेगा कि ये जो हेपेटाइटिस बी नामक जो डिजीज है इसका ट्रांसमिशन यदि कॉन्टामिनेटेड ब्लड है, कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, चाहे प्रदूषित या संदूषित आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इस हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है, चाहे इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है कॉन्टामिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, यानी संदूषित ब्लड है और उस किसी ने ब्लड बैंक में डोनेट कर दिया है, जांच नहीं हुई है, तो जो ब्लड है संदूषित हो गया, उस ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा, चाहे ब्लड दिया जाएगा, तो जिसको दिया जाएगा उसके शरीर में भी हेपेटाइटिस बी पहुंचने का चांस ज्यादा रहता है। मान चलिए किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ था और उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, सही से जांच पड़ताल नहीं हुआ, ब्लड बैंक में उस ब्लड को रख लिया गया। अब किसी को आवश्यकता पड़ी और वही ब्लड उसको दे दिया जाएगा, उसके शरीर में चढ़ा दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि ये डिजीज
इस ब्लड के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आपको साफ सुथरा पॉइंट्स बताया गया कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन ऑर्गन डोनर के ऑर्गन से भी होता है। अब लीजिए मान के चलिए कि कोई अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। ऑर्गन डोनेट माने लीवर हुआ, किडनी हुआ, आइज हुआ ना जी, इस तरह का ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है और पहले से ही वो किसी एसटीडी का शिकार है, खास करके हेपेटाइटिस बी का शिकार है, तो उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया है। तो खास करके आपको पता होनी चाहिए कि ये डोनेट वाला जो सिस्टम होता है मरने के बाद ही होता है, यानी व्यक्ति मर जाता है तब उसके अंगों का अंग को निकाल लिया जाता है। तो अगर ये हेपेटाइटिस बी का शिकार है, इसके लीवर को चाहे किडनी को चाहे जो भी ऑर्गन है निकाल कर रखा गया, किसी दूसरे व्यक्ति में इसको इम्प्लांट किया जाएगा, तो ये डिजीज यानी हेपेटाइटिस बी नामक जो डिजीज है इस व्यक्ति से अगले व्यक्ति को जो उस ऑर्गन का उपयोग करता है उस व्यक्ति को ये डिजीज पहुंच जाती है, यानी उसके शरीर में ये डिजीज पहुंच जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन ऑर्गन डोनर यानी अंगदाता के ऑर्गन्स माने अंगों के चाहे अंगों से भी होता है, यानी कोई अपना अंग डोनेट किया है तो उस अंग से भी किसी अन्य व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी की डिजीज हो सकती है। एक लास्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड सीमेन एवं सालिवा के द्वारा भी होता है। अब लीजिए यहाँ पे बताया गया कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन ना कॉन्टामिनेटेड यानी संदूषित अगर सीमेन है, सलीवा है, संदूषित कैसे होगा? जब व्यक्ति किसी एसटीडी का शिकार होगा तभी ना उसका सीमेन चाहे सलीवा इंफेक्टेड होगा। सीमेन का हिंदी नाम होता है वीर्य और सलीवा का हिंदी नाम होता है लार। तो जब व्यक्ति इंफेक्टेड किसी बीमारी का होगा तभी जाकर यह भी इंफेक्टेड होगा चाहे कंटामिनेटेड होगा। तो कह रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड सीमेन तथा सलीवा के द्वारा भी होता है, यानी अगर कंटामिनेटेड सीमेन है चाहे सलीवा कंटामिनेटेड है तो इसके जरिए भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। तो इतने प्रकर्मों के द्वारा इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। तो चलिए ये रहा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिम्पटम्स यानी लक्षण। यानी इसका मतलब हुआ कि हेपेटाइटिस बी नामक जब डिजीज हो जाएगी तो किसी व्यक्ति में कौन कौन से सिम्पटम्स दिखेंगे, यानी किस किस तरह के सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है लगातार एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित व्यक्ति रहेगा उसमें लगातार क्या होगा तो एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है कि हमेशा उसके पेट में दर्द बना रहेगा, हमेशा उसके पेट में क्या रहेगा तो दर्द बना रहेगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डार्क यूरिन का होना, डार्क यूरिन का होना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वो व्यक्ति यूरिन का त्याग करने जाएगा ना, जब व्यक्ति यूरिन का त्याग करने जाएगा तो उसका जो यूरिन होगा बहुत ही गाढ़ा होगा, उसका जो यूरिन होगा बहुत ही गाढ़ा होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति के तुलना में इस व्यक्ति का यूरिन बहुत ही गाढ़ा निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा हल्का फीवर का होना। अब देखिए जो हेपेटाइटिस बी का शिकार व्यक्ति रहता है उससे हमेशा हल्का बुखार रहता है, हल्का क्या रहेगा उसके शरीर में बुखार रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ एपेटाइट। यानी कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी से ग्रसित व्यक्ति को भूख कम लगती है या लगती ही नहीं है, यानी उसका जो एपेटाइट होती है वो लॉस हो जाती है, यानी उसका जो भूख होता है, भूख लगने की क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। तो इसमें व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती या कम लगती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा नौसिया तथा वोमिटिंग का होना। अब देखिए होता क्या है, इसमें हमेशा उस व्यक्ति का जी मिचलेगा, जैसे लगेगा कि उसको बार बार पुछ पुछ थूकते रहेगा, बार बार क्या करेगा पिच पिच थूकते रहेगा, या वोमिटिंग जैसा उसका मन रहेगा, अब वोमिटिंग कर भी देगा। तो कह रहा है कि इसमें व्यक्ति हमेशा नौसिया तथा वोमिटिंग का होना, इसमें व्यक्ति का बार बार नौसिया तथा वोमिटिंग का होना, यानी इसमें व्यक्ति हमेशा
क्या करता है, तो व्यक्ति का जी निचलाता है और बार बार व्यक्ति क्या करता है, उल्टी करता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में वीकनेस तथा फैटिगू का होना। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी हो जाती है तो उसको होता क्या है कि उसके शरीर में वीकनेस सी आ जाती है। अभी कुछ देर पहले ऊपर हमने बताया कि उसको भूख कम लगती है या भूख लगती ही नहीं है। तो जब भूख नहीं लगेगी तो व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जब भोजन नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है कि उस व्यक्ति का जो शरीर होगा वीक हो जाएगा, यानी वो वीकनेस का शिकार हो जाएगा, उसको थकान महसूस होगी। तो इसमें आपको पॉइंट लिखवाया कि उस व्यक्ति के शरीर में वीकनेस तथा फैटिग्यू का होना, यानी कमजोरी तथा थकान का होना इसके लक्षण है। एक लास्ट पॉइंट है व्यक्ति के शरीर का पीला पड़ जाना, यानी उस व्यक्ति का जो शरीर है, स्किन है, चमड़ी है, क्या हो जाती है, पीला पड़ जाती है, आंख तक पीले हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका जो यूरिन होता है वो भी पीला हो जाता है। तो इस तरह का लक्षण हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में, चाहे हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति में दिखाई देते हैं। ठीक, अब इसके बाद से यानी हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स के बाद अगला पॉइंट आता है हम लोगों का प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम। यानी हेपेटाइटिस बी नामक डिजीज किसी पर्सन को हो गई है तो उसका रोकथाम क्या है। अब क्या करेंगे कि ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलेगी, यानी इस डिजीज का रोकथाम क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति है उसे असुरक्षित यौन संबंध से क्या करना होगा, तो बचना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मतलब टीका अवश्य ही लगवानी चाहिए, यानी छोटा हो तो चाहे बड़ा हो तो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1 से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। ये तो विशेष ध्यान देनी है कि 1 से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट न रखे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स न करें। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार उपयोग में लाए गए इंजेक्शन का पुनः उपयोग न करें, यानी एक बार जिस इंजेक्शन का उपयोग कर दिया गया है उस इंजेक्शन का उपयोग दोबारा नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी रक्त लेते समय या देते समय, लेन देन करते समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड का टेस्ट अवश्य करानी चाहिए, यानी जहां ब्लड बैंक में ब्लड का लेन देन हो रही है वहां पे ब्लड का टेस्ट आप अवश्य कराइए, तभी जाकर लीजिए या दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सदैव कंडोम्स का उपयोग करनी चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन हो, रोकथाम हो, तो व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सदैव कंडोम्स का उपयोग करनी चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है व्यक्ति को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, यानी फास्ट फूड नहीं यूज करनी चाहिए, घर पर जो भी भोजन है उसी का सेवन करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करे, यानी व्यक्ति किस तरह का भोजन सेवन करे, कार्बोहाइड्रेट युक्त, यानी आपको प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन नहीं करनी है। यानी इस तरह का जो भी प्रोसेस है, इस तरह के जो कर्म है, अगर इस तरह के कर्म पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये हेपेटाइटिस बी की जो डिजीज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। तो चलिए, ये रहा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट, यानी इलाज या उपचार। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस बी का जो डिजीज होता है ये शरीर के सेल्फ इम्यूनिटी पर ही ठीक हो जाती है, यानी आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वही खुद इस डिजीज को क्या कर देती है, ठीक कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ परहेज रखनी होगी, यानी कहने का मतलब वो अपने खान पान में आपको सुधार करनी होगी। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन करना ही नहीं है, यानी आपको प्रोटीन युक्त भोजन से परहेज करनी है। तो खाना क्या है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना होगा। ठीक, एक और बात है, आपको हेपेटाइटिस बी का टीका यानी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए, जो आपको प्रिवेंशन में भी मैंने बताया। आपको हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन सिर्फ एडल्ट के लिए नहीं है, सभी के लिए, बच्चे, बूढ़े, एडल्ट जो भी है सबके लिए ये वैक्सीन अति आवश्यक है। सही है। उसके बाद से डॉक्टर की सलाह से, अपने मर्जी से नहीं,
अपनी सारी परेशानियों को बताने के बाद, अपने सिम्टम्स को बताने के बाद डॉक्टर की सलाह से आप अंततः इंटरफेरॉन का इंजेक्शन ले सकते हैं। यानी इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार का इंजेक्शन है, ये खास करके एंटीबॉडीज होते हैं, तो इस तरह का जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। तो इस इंटरफेरॉन का इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह से अवश्य लेनी चाहिए। यानी अपने मर्जी से तो लेना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सुई भी ले लेनी चाहिए, तो डॉक्टर से जाइए, सारी बातों को बताइए। अगर वो बोलता है कि हाँ इंटरफेरॉन का इंजेक्शन आप ले लीजिए, तो उसी के सलाह से आपको इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लेनी चाहिए। सही है। तो उम्मीद है कि आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में, सिर्फ हेपेटाइटिस बी के ही बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। फिलहाल के लिए गुड बाय।